हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का नेक्स्ट लेक्चर्स, जिसमें हम लोग जानेंगे सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल्स क्या होता है। तो यूकैरियोटिक सेल्स की यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे जो यू दिया गया है उस यू का मीन्स क्या होता है, उस यू का मीन्स होता है डेट इज ए डेवलप। ठीक है, यू का मीन्स क्या हो गया, डेवलप। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है डेट इज ए कैरियो, कैरी ऑन भी बोल सकते हैं, तो इसका मीन्स हो जाता है डेट इज ए न्यूक्लियस। मतलब हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं डेवलप टाइप ऑफ न्यूक्लियस। ये मान लो कि मैंने एक न्यूक्लियस बनाया, इसके चारों साइड्स में यदि ये कवरिंग प्रेजेंट है, इसके चारों साइड्स में ये जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डेट इज ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यदि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे, और यदि एब्सेंट होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेट इज ए प्रोकैरियोटिक सेल। समझ में आया। अब देखो, वो बोल रहे हैं द यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल प्रोटिस्ट प्लांट्स एनिमल्स एंड फंजाई। बोल रहे हैं यूकैरियोट्स किस कौन कौन से होते हैं, प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई, इनको इनके अंदर इंक्लूड किया गया है। ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस विद ए न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि क्या होता है, न्यूक्लियस के चारों सराउंडिंग्स में न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होता है। वही बात मैंने अभी पहले बोल दी। वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। देखो, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स क्या होगा, जो हमें लोकेशन एक जगह से दूसरे जगह पर जाने में हेल्प करेंगे। साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स क्या करेंगे, ये हमें फ्रेमवर्क देंगे। ठीक है, एक हमें एक शेप देंगे कि कैसे हमें चलना है, कैसे रहना है, एक पूरा इन्होंने एक फ्रेमवर्क दे दिया। नेक्स्ट आता है जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड रहेगा किसमें, क्रोमोसोम्स के अंदर। ठीक है, इस बात को याद रखना। प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, ऑल यूकैरियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि सेल ऑर्गेनेलीज तो रहता है, कैसा रहता है, मेम्ब्रेन बाउंड। हाँ, कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, वो मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, जैसे कि होता है सेंट्रियोल। ठीक है, सेंट्रियोल आ जाता है, और इसके अंदर क्या आ जाता है, और इसके अंदर आ जाता है राइबोसोम, जो कि दोनों में होता है। तो वो भी क्या होता है इसके अंदर, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होता है। नेक्स्ट आता है, वो बोल रहे हैं कि ऑल यूकैरियोट सेल आर नॉट आइडेंटिकल, कि वो आइडेंटिकल नहीं होते। हाँ, वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं, डेट इज ए वेरीज। ये बताओ, हम लोग भी यूकैरियोट्स हैं, क्या हम लोग एक दूसरे से इक्वली सेम है, नहीं है। हम लोग भी क्या है, डिफरेंसेस है, अलग अलग होते हैं। तो ये इनका था। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई। प्लांट सेल है लार्ज वैक्यूल। ठीक है, प्लांट्स के बाद वो बोल रहे हैं लार्ज वैक्यूल होता है, और ये अप्रोक्स 90% वॉल्यूम को कवर करता है, वॉल्यूम ऑफ सेल। ठीक है, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन्स होती है उसको हम लोग टोनोप्लास्ट बोलते हैं। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट वो बोल रहे हैं एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल्स व्हिच आर ऑलमोस्ट एब्सेंट इन प्लांट्स। तो हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास होते हैं सेंट्रियोल्स, और सेंट्रियोल्स हेल्प करते हैं फॉर सेल डिवीजन। ठीक है, किसमें हेल्प करते हैं, फॉर सेल डिवीजन। यहाँ तक समझ में आया क्या। चलो आगे। राइबोसोम आर ऑफ 80s in cytoplasm, small subunit is 40s and large subunit is 60s। तो ये होता है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना। चलो इसके बाद चलते हैं आगे। तो यहाँ पे हमारा एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर्स है, नीचे हमें दिया गया है एनिमल सेल का स्ट्रक्चर्स। देखो, एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल व्हिच आर ऑलमोस्ट एब्सेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर ही एब्सेंट होता है। यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑलमोस्ट प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई। प्लांट सेल्स हैव लार्ज वैक्यूल। तो भाई देखो, ये दिख रहा है हमें कुछ लार्ज वैक्यूल। ये हमारे सबसे आउटर में इसकी सेल वॉल है, फिर सेल मेम्ब्रेन्स है, ये यहाँ पर ईआर दिख रहा है। इसके अंदर जहाँ पर सेलुलर एक्टिविटीज होती है, याद रखना सेलुलर एक्टिविटीज के लिए साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। ये इसका न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियस है। यहाँ पे कुछ डॉटेड फॉर्म स्ट्रक्चर्स होंगे, डेट इज ए राइबोसोम एंड क्लोरोप्लास्ट आल्सो हेल्प फॉर फोटोसिंथेसिस। एंड नेक्स्ट इज डेट इज ए पैरोक्सिसोम, जो आपको यहाँ दिख रहा है, डेट इज ए गोल्गी apparatus एंड डेट इज ए माइटोकॉन्ड्रिया, डेट इज ए पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये हो गया हमारा प्लांट का स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे आते हैं हम लोग एनिमल्स। तो यहाँ पे देख लो भाई, 1 मिनट। तो देख लो यहाँ पे क्या क्या है।
तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, पिनोसाइट्स, वेसाइकल्स हैं, लाइसोसोम है, गोल्गी, हर चीज है, बस कुछ चीजें प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि यहाँ पर वैक्यूल्स था तो भाई यहाँ पे हमारा सेंट्रियोल्स है, माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म है, सभी चीजें हैं एक्सेप्ट वैक्यूल्स, ठीक है, वैक्यूल्स यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट चलो, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपनी सेल मेम्ब्रेन्स पर, ठीक है। तो देखो द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन ह्यूमन आरबीसीज enabled the scientists to deduce the possible structures of plasma membranes, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कहाँ से दिया गया था, डेट इन द आरबीसीज, याद रखना। तो देखो ये आउटसाइड सेल की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है सेल मेम्ब्रेन इनसाइड ऑफ साइटोप्लाज्म। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कुछ यहाँ पे प्रोटीन्स लगी हुई हैं, ये प्रोटीन्स चैनल्स होते हैं, कुछ यहाँ पे लिपिड बाइलेयर है। इस बाइलेयर में हम लोग यदि बात करते हैं इनके हेड की, तो इनका जो हेड होता है, ठीक है, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर्स होगा। इसका जो हेड है ये कैसा होता है, डेट इज ए पोलर एंड डेट इज ए हाइड्रोफिलिक, ठीक है, कैसा होता है, पोलर एंड हाइड्रोफिलिक, ठीक है, कैसा है, पोलर एंड हाइड्रोफिलिक। और ये जो इसकी टेल होती है, टेल, ठीक है, ये कैसी होती है, नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक, ठीक है, कैसी होती है, नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मीन्स क्या होता है, जो वाटर को रिपेल करता है, ठीक है, अट्रैक्ट नहीं करेगा। अट्रैक्ट कौन करेगा, हाइड्रोफिलिक, समझ में आया। यहाँ पर होते हैं कुछ कार्बोहाइड्रेट्स चेन्स, ठीक है, याद रखना। और कुछ होती हैं यहाँ पे क्या देखो लिपिड्स भी है। यदि हम लोग बात करें लिपिड प्लस शुगर को यदि मिला दिया जाए, ठीक है, वहां पर शुगर की यदि यूनिट्स जुड़ जाती हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे डेट इज ए ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। यदि शुगर की यूनिट्स जुड़ जाती हैं लिपिड्स पर, डेट इज ए ग्लाइकोलिपिड। और यदि क्या होता है, यदि हम लोग बात करें कार्बोहाइड्रेट, और यदि कार्बोहाइड्रेट पर यदि शुगर की यूनिट्स जुड़ जाती हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डेट इज ए ग्लाइकोप्रोटीन। समझ में आया, समझ में आया। चलो चले नेक्स्ट आगे, प्रोटीन्स प्लस शुगर, एक मिनट, इसको भाई प्रोटीन्स प्लस शुगर बोल दो, ठीक है, प्रोटीन्स प्लस शुगर। प्रोटीन्स पर यदि शुगर की यूनिट जुड़ जाए तो उसको बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। समझ में आ गया। देखो अब यहाँ पर भाई है कुछ एक्सटेंसिक प्रोटीन है, कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन है। एक्सटेंसिक प्रोटीन जो आउटसाइड ये देख रही है, डेट इज ए एक्सटेंसिक प्रोटीन, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं डेट इज ए पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। कुछ आदि एम्बेडेड हैं, इन आदि एम्बेडेड इसको हम लोग रिसेप्टर्स भी बोल सकते हैं या चैनल्स भी बोल सकते हैं। कुछ पूरी इस साइड से उस साइड निकली होती हैं, डेट इज ए इनसाइड प्रोटीन। समझ में आया। चलो आगे देखो, सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, मेनली फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। और वो फॉस्फोलिपिड्स भी कैसे होते हैं, डेट इज ए लेसिथिन, ये होता है। पोलर हेड होगा एंड नॉन पोलर टेल होगा, जो कि है हाइड्रोफोबिक इनसाइड। ह्यूमन आरबीसी 52% प्रोटीन्स होती हैं, 40% लिपिड्स होते हैं, और जो 8% बता है वो अदर चीजें होती हैं। समझ में आ गया। चलो, लिपिड कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है। मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी इंटीग्रल और पेरिफेरल, मैंने बता दिया, इंटीग्रल होती हैं जो अंदर हैं और पेरिफेरल होती हैं। इंटीग्रल में दो आ जाते हैं, एक तो आ जाता है रिसेप्टर और दूसरा क्या आ जाता है, रिसेप्टर के अलावा, ठीक है, दूसरा आ जाता है चैनल्स। तो इस वाले पॉइंट्स को याद रखना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब देखो हमें कुछ स्ट्रक्चर्स को पढ़ना है। द स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगल एंड निकोलसन, ठीक है। पूछा जाता है ये मॉडल किसने दिया है, डेट इज गिवन बाय फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को हमारे दिया है सिंगल एंड निकोलसन। देखो कुछ और मॉडल्स भी यहाँ पर आते हैं, उन मॉडल्स को भी हमें सिर्फ नाम जान लेना है। चलो तो हम लोग उनके नाम के बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला तो हम लोग बात कर लेते हैं, डेट इज ए यूनिट मॉडल। यूनिट मॉडल, तो देखते हैं कि यूनिट मॉडल सबसे पहले किसने दिया है। तो यूनिट मॉडल किसने दिया, तो भाई ये यूनिट मॉडल जो है डेट इज गिवन बाय रॉबर्टसन, ठीक है, किसने दिया, रॉबर्टसन। एक और मॉडल्स आता है, इस मॉडल्स को हम लोग बोलते हैं डेट इज ए सैंडविच मॉडल, ठीक है। सैंडविच मॉडल किसने दिया है, सैंडविच मॉडल इज गिवन बाय कौन से साइंटिस्ट, डैनियल एंड डेविसन, ठीक है। इन दोनों साइंटिस्ट का भी बस नाम याद रख लेना, इतना ही पूछा जाता है। इन मॉडल्स को हमें डिटेल में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है।
हमें सिर्फ पढ़ना है फ्लूइड मोजेक मॉडल, ठीक है। तो फ्लूइड मोजेक क्या है, इसमें वो ये बोलते हैं जो प्रोटीन्स होती हैं डेट इज ए क्वासी फ्लूइड इन नेचर्स, ठीक है, और इनका मूवमेंट होता है लेटरल मूवमेंट, ऐसे ऐसे मूवमेंट करती हैं, movement of proteins within the overall bilayer. This ability to move within the membranes is measured as its fluidity, ठीक है, वो उसकी fluidity को measure करता है। The fluid natures of membrane is important for functions like cell growth, formation of intercellular junctions, secretion, endocytosis, cell divisions, ठीक है। तो इतने सारे functions को वो करवाते हैं, याद रखना। पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट मूव थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि पोलर मॉलिक्यूल्स, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट मूव थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर, भाई वो उसके थ्रू नहीं जा पाएंगे। चलो इसके बाद आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ये कैसी होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल, मतलब कुछ ही चीजों को अंदर आने देगी और कुछ चीजों को अंदर नहीं आने देगी। मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। हम लोग ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो भाई पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। अब देखो इसमें थोड़ा सा हम लोग यार जान लेते हैं, चलो। तो सबसे पहले यार थोड़ा इसको ऐसा लिखना पड़ेगा, देखो सबसे पहला हम लोग पैसिव के अंदर पढ़ रहे हैं, पहला हम लोग देखते हैं दैट इज ए डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल हायर टू लोअर कंडीशन, हायर टू लोअर। जैसे कि मान लो कि हम कोई गैस गैस को हमने स्प्रे को किसी एक जगह क्या कर दिया, स्प्रे कर दिया, ठीक है। तो वो धीरे धीरे परफ्यूम, मान लो परफ्यूम को हमने स्प्रे किया, धीरे धीरे क्या होता है, पूरे रूम के अंदर स्प्रेड आउट हो जाता है। तो इसे हम लोग बोल देते हैं डेट इज ए डिफ्यूजन। इसमें नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, हमें कोई एनर्जी नहीं चाहिए है, यहाँ पे एटीपी की भाई हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। दूसरा आ जाता है हमारे पास डेट इज ए ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस में भी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल्स। यदि वाटर मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है तो हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं, इसमें भी नो एटीपी रिक्वायर्ड। समझ में आया। एक और होता है डेट इज ए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी क्या होता है, फैसिलिटेटेड यदि डिफ्यूजन की हम लोग बात करें तो भाई वो भी सेम है, हायर टू लोअर जाता है, बट यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स होती हैं, कैरियर प्रोटीन्स होती हैं, हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट सम कैरियर प्रोटीन यहाँ पर है, कैरियर प्रोटीन या फिर चैनल्स कुछ भी बोल दो जो यहाँ पर होते हैं, एटीपी नॉट रिक्वायर्ड। तो समझ में आया इन पॉइंट्स को। देखो इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट, many molecules require ATP for this transport called active transport, ठीक है। यदि जिनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, उनको हम लोग बोलते हैं दैट इज ए एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या हो रहा है, तो हम लोग इसमें जा रहे हैं अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। दोनों चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी आई होप। चलो इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। इसके बाद थोड़ा सा भाई इसने अपना कलर चेंज कर लिया तो हम लोग भी वाइट ले लेते हैं आई थिंक, ठीक है। A non-living rigid structures called the cell wall forms outer coverings of the plasma membrane, membrane of fungi and plants। तो भाई सब में अपनी स्ट्रक्चर्स बनाता है सेल वॉल। 1 मिनट हम लोग थोड़ा सा इसको क्या करें, नेक्स्ट आ गए हैं हम लोग डेट इज सेल वॉल, ठीक है। तो भाई हम लोग थोड़ा सा सेल वॉल के बारे में भी पढ़ लेते हैं, चलो। क्या होता है नॉन लिविंग, मतलब कि भाई ये होता है डेड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अभी बताएंगे डेड स्ट्रक्चर्स क्यों बोला। डेड स्ट्रक्चर्स इसलिए बोला डेट इज ए फॉर्मेशन बाय द सीक्रेशन ऑफ द सेल, ठीक है, सीक्रेशन ऑफ द सेल से ये मेड अप है। सेल वॉल फॉर्म्स एंड आउटर कवरिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स। तो भाई फंजाई के अंदर बना होता है ये सेलुलोज का
और हमारे फंजाई के अंदर बना होता है ये काइटिन का। समझ में आया क्या? बैक्टीरिया में किसका बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, बैक्टीरिया में किसका बना है? पेप्टिडोग्लाइकन्स, पेप्टिडोग्लाइकन। और एल्गी में किसका बना है? गैलेक्टन्स, मैनल्स, सेलुलोज प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। सेल वॉल नॉट ओनली गिव शेप, ठीक है, वो बोल रहे हैं सेल वॉल्स नॉट ओनली गिव शेप, वो सिर्फ शेप नहीं देता है, सेल एंड प्रोटेक्ट्स भी करता है, फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज से भी बताता है, इन्फेक्शन से भी बचाता है, मतलब दैट इज ए प्रिवेंट ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को अंदर आने में प्रिवेंट करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, ठीक है, तो सेल टू सेल इंटरेक्शन भी, जंक्शन भी बनाता है। सेल प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स को भी आने से रोकता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एल्गी थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनल्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट, जो मैंने अभी बोला है। इन प्लांट इज कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन्स, तो भाई प्लांट्स के अंदर ये सभी चीजें देखने को मिलेंगी। तो समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? चले आएंगे चलो नेक्स्ट हम लोग मिडिल लैमेला की बात करते हैं। भाई मिडिल लैमेला पे क्वेश्चन आता है, मिडिल लैमेला क्या होता है? इस लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है, इस पे क्वेश्चन बनेगा। विच होल्ड्स और ग्लूज द डिफरेंट नेदरिंग सेल्स, ठीक है, दो चीजों को आपस में ग्लूज की तरह काम करता है टुगेदर। सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला में बी ट्रांसफर्ड बाई प्लाज्मोडेस्माटा विच कनेक्ट्स साइटोप्लाज्म बाई नेबरिंग सेल्स, ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? जो साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग सेल्स के थ्रू कनेक्ट करता है। समझ में आया यहाँ तक? चलें, अब आते हैं हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पे। ठीक है, अब देखो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है। membranous organelles are considered together as endomembrane system because their functions are coordinated। ठीक है, पहला तो क्या होना चाहिए भाई? मेम्ब्रेन्स होना चाहिए, दूसरा इनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, तो वो सिर्फ इनके होते हैं। किन किन का होता है? देखो ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का, लाइसोसोम का और वैक्यूल्स का। बहुत अच्छे से याद रख लेना इन चीजों को। फंक्शंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम आर नॉट कोऑर्डिनेटेड, तो भाई ये कोऑर्डिनेटेड नहीं है। These are not considered as part of the endomembrane system, तो भाई इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं रखा गया है। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? इसको अच्छे से याद रख लेना। देखो इसके बाद हम लोग जो जितने भी सेल ऑर्गेनेल रह गए कोशिश करेंगे कि अगले वाला जो भी इसका क्या बोले लेक्चर होगा तो उसमें हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो हम लोग 2 लेक्चर्स में इसको कवर कर लेंगे। तो यहाँ तक यदि समझ में आया है तो अपना एक कमेंट जरूर बताएं कि आपको ये लेक्चर्स कैसा लगा, और मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर्स के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद।